एक नया कानून आता है, लोकसभा में राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाई और बहनों, किसान को पीट कर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इसका जवाब तो देना चाहिए कि चुनाव आयोग के आयुक्तों को एफआईआर से क्यों बचाया गया। अगर वे कोई गलत काम नहीं करते हैं तो उन्हें एफआईआर से सुरक्षा देने के लिए कानून क्यों लाया गया? यही नहीं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का नियम भी बदला गया। आयुक्तों को चुनने वाली कमेटी से चीफ जस्टिस को हटा दिया गया ताकि इस कमेटी में सरकार का बहुमत हो जाए। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा में इन सब बातों को बता रहे हैं। आज गुजरात मॉडल पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि यह मॉडल वोट चोरी का मॉडल है, आर्थिक मॉडल नहीं है, चोरी का है। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया, इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। 11 दिनों से बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है। लगता है बीजेपी अब इस यात्रा का असर महसूस करने लगी है। इसलिए बीजेपी ने ऐलान किया है कि वह बिहार के सभी 38 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। सभी 243 विधानसभाओं में भी इसी मुद्दे पर राजनीतिक कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसके लिए वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में लिज मैथ्यू ने रिपोर्ट किया है कि हर बैठक में गठबंधन के सभी दलों के नेता होने चाहिए और झंडे भी होने चाहिए। अब राहुल गांधी को एक काम करना चाहिए, उन्हें हर उस जिले के अखबार मंगा लेने चाहिए जहां से उनकी यात्रा गुजरी है। जब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब अगले दिन का अखबार मंगा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि दोनों को इन अखबारों ने किस तरह कवरेज दिया है। इस एक काम से राहुल गांधी का राजनीतिक अनुभव बदल जाएगा और मीडिया को लेकर उनका नजरिया भी। तो क्या बीजेपी अब इस यात्रा के असर को महसूस करने लगी है? एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़कर यही मतलब निकल रहा है कि उसे अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में बीजेपी के नेताओं के बयान तो छपे हैं मगर नाम नहीं छपे हैं। इस रिपोर्ट में बीजेपी के नेताओं ने माना है कि ऐसा शायद ही कोई परिवार है बिहार में जिस पर एसआईआर ने प्रभाव नहीं डाला है। इन्होंने डर जताया है कि एनडीए के वोटर भी इससे प्रभावित हुए होंगे और उनका नाम भी कट गया होगा। तो क्या बीजेपी के नेता मानने लगे हैं कि गोदी मीडिया के कवरेज नहीं देने के बाद भी राहुल गांधी की बातें बिहार की जनता तक पहुंचने लगी हैं? चुनाव के नतीजों पर क्या असर होगा, इसकी बात बेमतलब है, क्योंकि जब चुनाव में ही चोरी के आरोप लग रहे हैं, चोरी के आरोपों को लेकर यात्रा हो रही है, तो इस यात्रा का असर आप निश्चित तरीके से कैसे जान पाएंगे? इतना तो तय है कि चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड यानी समानता का मैदान खिसक गया है। 27 अगस्त की यात्रा के आकर्षण रहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। 72 साल के स्टालिन फिटनेस में राहुल गांधी को भी मात देते नजर आए। यात्रा की समाप्ति के बाद उन्होंने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें डाली और लिखा कि बिहार वो भूमि है जहां इंडिया गठबंधन पैदा हुआ
और बिहार में ही बीजेपी का अहंकार दफन होगा। ऐसा लगता है कि बिहार की वोट अधिकार यात्रा ने इंडिया गठबंधन के नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। उनके भाषण आक्रामक होने लगे हैं। स्टालिन के लिए मुजफ्फरपुर नया होगा, लेकिन मुजफ्फरपुर के लिए पहली बार नहीं था जब दक्षिण के एक प्रमुख नेता उसकी धरती पर आए। इसी मुजफ्फरपुर से कर्नाटक के मैंगलुरु में पैदा हुए जॉर्ज फर्नांडिस 5 बार सांसद चुने गए। इस जिले में फर्नांडिस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। उनकी जाति धर्म का आधार 0 था, तब भी इसी मुजफ्फरपुर ने जॉर्ज को इतनी बार चुना कि जॉर्ज के बिना मुजफ्फरपुर की कल्पना नहीं की जा सकती थी। स्टालिन भी लगता है कि अपने भाषण की तैयारी करके आए थे। उन्होंने शुरुआत में ही जोरदार तरीके से लालू प्रसाद यादव और अपने पिता एम करुणानिधि के रिश्तों को याद किया और कहा कि लालू यादव पर कितने ही मुकदमे हुए मगर वे किसी के आगे नहीं झुके। பார்ப்பதற்காகத்தான் 2000 किलोमीटर கடந்து நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்। आप सबको देखने के लिए मैं 2000 किलोमीटर पार करके आया हूं। சமூக நீதி, மதச்சார்பின்மை ஆகியவற்றோட அடையாளம் அவர்। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता यही लालू प्रसाद यादव जी की पहचान है। பீகார் என்றாலே மரியாதைக்குரிய லாலு பிரசாத் யாதவ் அவர்கள்தான் எல்லோருக்கும் நினைவுக்கு வருவார்। बिहार के नाम आते ही हमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी याद आते हैं। தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் லாலு அவர்களும் மிக நெருக்கமான நண்பர்களாக இருந்தார்கள்। हमारे नेता कलंजर करुणानिधि जी और लालू जी बहुत घनिष्ठ मित्र रहे। எத்தனையோ வழக்குகள் மிரட்டல்கள் வந்தாலும் பாஜகவுக்கு பயப்படாம அரசியல் செஞ்ச காரணத்தினால இந்தியாவோட மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் ஒருத்தரா உயர்ந்து நிற்கிறார் லாலு பிரசாத் அவர்கள்। कितने ही मुकदमे और धमकियां आई, लेकिन भाजपा से डरे बिना राजनीति करने के कारण लालू प्रसाद जी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक नेताओं में एक बनकर खड़े हैं। शरद यादव मध्य प्रदेश के थे, लेकिन बिहार ने उन्हें कई बार चुनकर भेजा और अपना लिया। पुणे के प्रखर समाजवादी नेता मधु लिमे बांका से 4 बार लोकसभा चुनाव जीते। एम के स्टालिन ने कहा कि बिहार एक बार फिर से राजनीतिक बदलाव का केंद्र बनने जा रहा है। जेपी आंदोलन और भूदान आंदोलन के दौरान दूसरे राज्यों से कई राजनीतिक कार्यकर्ता यहां आए और शानदार काम किया। जमुई में शिक्षा को लेकर आचार्य राममूर्ति के प्रयोग और बोध गया में मुसहर जाति के बीच द्वारको सुंदरानी जी का काम आप जब भी याद करें तबीयत हरी हो जाती है। 1917 में इसी मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी का स्वागत करने वालों में जेबी कृपलानी भी थे। जब गांधी जी नीलहे किसानों की पीड़ा को जानने के लिए चंपारण जा रहे थे, मोतिहारी जा रहे थे, जहां से भारत की राजनीति का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। एक नया भारत उठ खड़ा हुआ था। जेबी कृपलानी का जन्म मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ, सिंध प्रांत के हैदराबाद में हुआ, लेकिन यहां के लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाया करते थे। तब उस कॉलेज का नाम कुछ और था। जेबी कृपलानी ने गांधी जी के कहने पर नौकरी छोड़ दी थी। आज नौकरी बचाने के लिए संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठे अफसर कैसे कैसे समझौते कर रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। और वे अपने पाप को इसी नौकरी के नाम पर जायज ठहराते मिल जाते हैं। वोट चोरी करने वाले अफसरों को यह सब याद दिला रहा हूं। वोट अधिकार यात्रा में आकर एम के स्टालिन का राजनीतिक अनुभव कितना समृद्ध हुआ वही बता सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को करीब से देखने सुनने का मौका मिला। तमिलनाडु में बिहार से बड़ी संख्या में मजदूर काम पर जाने लगे हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल में बिहार का इतना विकास कर दिया कि मजदूरों का पलायन असम, पंजाब और दिल्ली के अलावा नए राज्यों में होने लगा, जैसे केरला और तमिलनाडु। तमिलनाडु की तरफ जो भी पलायन हुआ उसका बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के 20 साल के दौरान ही हुआ।
वोट अधिकार यात्रा बिहार के जरिए दक्षिण भारत में भी पहुंच रहा है। अपनी सड़क यात्रा के दौरान राहुल गांधी एसआईआर के साथ साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। एक तरह से बिहार पश्चिम और दक्षिण के दो बड़े राज्यों के मुद्दों को सुन रहा था। अब उसकी मुलाकात सुपौल में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से भी हो गई और मुजफ्फरपुर में एमके स्टालिन से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी बेतिया में वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने वाले हैं। बिहार में कुछ ही जिलों के बाद भाषा और बोलियां बदल जाती हैं। मुजफ्फरपुर में बज्जिका बोली जाती है। यहां पर स्टालिन के जरिए तमिल की धुन सुनाई देने लगी। आमतौर पर आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह जब केरला और कर्नाटक में भाषण देते हैं तो हिंदी बोलते हैं और उनका अनुवाद मलयालम और कन्नड़ा में होता है। लेकिन बिहार में जाने कितने दशकों के बाद तमिल में भाषण हो रहा था और उसका अनुवाद हिंदी में। जॉर्ज फर्नांडिस हिंदी में ही भाषण देते थे। 65 லட்சம் பீகார் மக்களை வாக்காளர் பட்டியலிருந்து நீக்கினது ஜனநாயக படுகொலை। 65 लाख बिहार वासियों को मतदाता सूची से हटाना लोकतंत्र की हत्या है। சொந்த மண்ணில் பிறந்து வாழ்ந்த மக்களை வாக்காளர் பட்டியலிருந்து நீக்கிறதை விட பயங்கரவாதம் இருக்க முடியுமா? अपने ही जन्मभूमि में जहां लोग रहते हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाना क्या ये आतंकवाद से भी खतरनाक नहीं है? बीजेपी स्टालिन के दौरे पर उनके हिंदी विरोधी बयानों की याद दिला रही है, लेकिन भूल गई कि स्टालिन का विरोध हिंदी से नहीं, हिंदी थोपने की राजनीति से है। हिंदी के नाम पर दूसरी भाषाओं को कम दिखाने की राजनीति के विरोध से है। हिंदी को थोपने का विरोध हम भी करते हैं। किसी पर दूसरी भाषा थोपने का विरोध हिंदी का विरोध नहीं है, उस राजनीति का विरोध है। तमिलनाडु में आज बड़ी संख्या में बिहार से लोग जाकर काम करते हैं और वहां उन्हें भगाने का राजनीतिक अभियान अभी तक नहीं देखा गया। ना डीएमके की यह राजनीति रही है। 2.5 साल पहले मार्च 2023 में बिहार से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें दिखाया गया कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमला हो रहा है। तमिलनाडु में रहने वाले बिहारी मजदूरों में अफवाह फैल गई कि बिहारियों पर हमले हो रहे हैं और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। लेकिन बिहार और तमिलनाडु की पुलिस जांच में जुट गई और निकलकर आया कि वीडियो फर्जी तरीके से बनाया गया। पटना के ही एक इलाके में किराए के मकान में शूट किया गया था। जमुई और सिवान के लड़कों ने एक्टर हायर किए और वीडियो बनाए। चोट के निशान बनाए गए और नकली रूप से पट्टी बांधकर घायल होने का नाटक किया गया। इसी मामले में गिरफ्तारी हुई थी मनीष कश्यप की। तमिलनाडु पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। 9 महीने तक जेल में रहने के बाद जमानत मिली। उसके बाद मनीष कश्यप को बीजेपी ने शामिल करा लिया। अब वे जन सुराज पार्टी में हैं। जब यह मामला हुआ तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, प्रवासी मजदूरों को घबराने की जरूरत नहीं, अगर कोई धमकी देता है तो हेल्पलाइन पर फोन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के लोग और सरकार अपने प्रवासी भाइयों की रक्षा के लिए खड़ी रहेगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी अपने भाषण में स्टालिन का जिक्र किया, शुक्रिया अदा किया। वोट चोरी की यात्रा का भाषण और रणनीति लगातार बदलता जा रहा है। राहुल अपने भाषणों में यह बताना नहीं भूलते कि मीडिया उनकी यात्रा को कवरेज नहीं दे रहा और उस पर किसका नियंत्रण है। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी को अपने मंच से उस जिले के अखबार का कवरेज भी दिखाना चाहिए जहां से उनकी यात्रा गुजर चुकी है। जनता को अखबार दिखाकर बताना चाहिए कि कवरेज कितना हो रहा है। दिल्ली में मीडिया ने एसआईआर को ही ठीक से कवर नहीं किया। अगर स्वतंत्र पत्रकारों ने जान जोखिम में डालकर मुकदमों का डर हटाकर रिपोर्टिंग नहीं की होती तो वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां सामने नहीं आ पाती। हमारे चाचा तो अब उनकी स्थिति नहीं रह गई, अचेत अवस्था में हो गए। बिहार अब उनसे संभाला नहीं जा रहा है। अब खटारा सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए 20 साल पुरानी। अब तेज रफ्तार से जो विकास करेगा, बिहार को आगे ले जाएगा, जो तरक्की करेगा, वैसी सरकार हम लोगों को लाना है जो गरीब किसान की बात करे, मजदूर छात्र की बात करे, नौजवान की बात करे, महिला बुजुर्ग, चाहे कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और आप सब लोग जानते हैं इस
एनडीए की सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। एसआईआर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस? अब तक समझिए, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया, और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है। बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक बार फिर से गठबंधन एकजुट दिखने लगा है। पिछले कई दिनों से तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी, दीपांकर भट्टाचार्य और राहुल गांधी एक ही जीप पर सवार हैं। कभी इस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री सवार हो जाते हैं, कभी तमिलनाडु के। लोकसभा चुनाव के समय इंडिया गठबंधन का कितना मजाक उड़ाया गया। गोदी मीडिया ने हमला किया, बीजेपी को तो करना ही था, तब भी गठबंधन कायम रहा। यूपी में अखिलेश और राहुल के बीच तालमेल दिखा, दोनों ने खूब रैलियां की एक साथ। लेकिन अलग अलग राज्यों में गठबंधन की एकजुटता होते हुए भी इस तरह खुलकर कोई तस्वीर सामने नहीं आई। जिस गठबंधन के बारे में कहा गया कि टिकट के बंटवारे के समय ही बिखर जाएगा, उसने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ा और दिखा दिया। मगर बिहार में वोट अधिकार यात्रा के समय गठबंधन की राजनीतिक परिपक्वता अलग तरीके से दिख रही है। एक राज्य के भीतर अलग अलग राज्यों से नेता आ रहे हैं, एक ही जीप की सवारी कर रहे हैं और एक ही मुद्दे को उठा रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा। गठबंधन की राजनीति फिर से अपनी जड़ों में खाद पानी डालने लगी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।